जिंदगी की राहों में जोश बनाए रखो, आगे बढ़ने की लालसा दिल में दबाए रखो। हर सुबह जो मिलती है उसे एक मौका समझो, हार को भूल जाओ, जीत की ओर कदम बढ़ाए रखो। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 25 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 8। पार्ट 7 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से जरूर देख लें। और आप लोग जैसा कि जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा कि मैं टेलीग्राम पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्विज स्टार्ट किया हूं, जो कि डेली रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच होता है। आप जरूर से उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जुड़ जाएं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जुड़ करके और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। और आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी दोस्त हमारे वीडियो को रेगुलर देखेंगे, एक एक वीडियो को देखेंगे पूरा बिना स्किप किए हुए, और जो हमारे टेस्ट में डेली शामिल होंगे, उसके रिजल्ट होने का चांस 90% बनेगा। ओके, तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट इन ए बाइंडरी मिक्सचर इज सेम देन इट इज ए। मतलब कि किसी करा है वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बाइनरी मिक्सचर में अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आइसोटॉप, ऑप्शन बी एजियोट्रॉप, ऑप्शन सी डिफरेंशियल बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एजियोट्रॉप। इसका राइट आंसर क्या है? एजियोट्रॉप। मतलब बाइनरी मिक्सचर में अगर दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड x and y from the flash column given below। अब इसमें आपको x और y के बारे में इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है x is more volatile, y is less volatile। उसके बाद कह रहा है x is less volatile, y is more volatile। उसके बाद कह रहा है x is non volatile, y is less volatile। उसके बाद कह रहा है x is non volatile, y is more volatile। तो आप लोग डिस्टिलेशन अच्छे से पढ़े होंगे कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम में, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ही कम होता है वो उतना ही ज्यादा जो है वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो और वो जो है कॉलम में ऊपर से निकलता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं x जो है सो टॉप से निकल रहा है, मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। ठीक है, और ये जो है मोर वोलेटाइल है। ठीक है, और जो नीचे से निकलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जैसे जैसे नीचे आता है। ठीक है, तो यहां पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि x इज मोर वोलेटाइल और y इज लेस वोलेटाइल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर बैच डिस्टिलेशन इज। बैच डिस्टिलेशन के लिए कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन ए फ्रेंस्किस इक्वेशन, ऑप्शन बी रिलेज इक्वेशन, और ऑप्शन सी विल्केसन इक्वेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिले इक्वेशन। ठीक है, और थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि बैच डिस्टिलेशन छोटे स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, छोटे स्केल पे जैसे किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, वैसे जगहों पे ये बैच डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। उसमें सिंपल जो है सो रिएक्टर होता है और इसी में एक बार फिर डाल दिया जाता है और अपना डिस्टिलेशन होते रहता है। उसमें कुछ इसमें रिफ्लेक्स वगैरह कुछ जो डाला जाता है, जैसे जनरली कॉलम में, जैसे रिफाइनरी में किया जाता है।
तो उस टाइप का वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यह है, तो थोड़ा सा बैच डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, रिले इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे ऐसा कि बताना है कि आपको कौन सा रिले इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन आप एक बार देखा हुआ रहेगा तो आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिले इक्वेशन, 4 ऑप्शन दे देगा और अलग अलग रहेगा और एक ऑप्शन ये रहेगा, तो आपको वहां पे ये ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेक्शन एबव द फीड रे इन फ्रैक्शनेटर इज नोन एज। फ्रैक्शनेटर में फीड रे के ऊपर के सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रिपिंग सेक्शन, ऑप्शन बी रेक्टिफाइंग सेक्शन, ऑप्शन सी फीड सेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो थोड़ा सा इसका अगला स्लाइड पहले देख लेते हैं, फिर इसका आंसर आप लोग खुद ब खुद बता देंगे। ये देखिए, ये है हमारा डिस्टिलेशन कॉलम, है ना, और ये यहाँ से फीड जा रहा है और ये फीड जा रहा है। फीड के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन। अभी क्वेश्चन कह रहा है फीड प्लेट के ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर ये जो ट्रे, ये ट्रे को बोलेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन और इस पार्ट को बोलेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एबव द फीड ट्रे, एबव द फीड ट्रे के बारे में अभी हम क्या बताए? रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो इसका राइट आंसर है रेक्टिफाइंग सेक्शन। और कभी कभी आपको स्ट्रिपिंग सेक्शन भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको इस इमेज से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डिस्टिलेशन कॉलम आप लोग पता ही होगा आपको, ये रिफ्लक्स ड्रम है। यही हम आप अभी वो बैच प्रोसेस में बताए कि ये सब जो है सो वो बैच कॉलम में, बैच प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following is most suitable reactor for pharmaceutical industry। अब लीजिए, यही इसी का चर्चा हम अभी पीछे कर रहे थे, है ना, कि इसमें से कौन सा रिएक्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम की यूज होता है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं, इसका आंसर तो आप लोग के मन में आ ही गया होगा, पीबीआर या एमएफआर या पीएफआर या बैच रिएक्टर। अभी बताए हैं बैच रिएक्टर, बैच प्रोसेस के बारे में, बैच डिस्टिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट एज गिवन बाय कॉलिजन थ्योरी इज। अब कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऐसा लिखा हुआ है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 0.5। ठीक है, ये इस टाइप का लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में ऐसा आ गया है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन में ऐसा भी कभी कभी दे सकता है कि रूट टी, तो ये भी आंसर होगा, क्योंकि इसी का वैल्यू 1/2 होता है, रूट का ही वैल्यू जो है 1/2 होता है, उसी को हाफ बोला गया है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट। इसमें से आपको बताना है कौन सा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जूल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूज्ड फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग भूल गए जाएंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे, उनके लिए ये भी भारी लग जाएगा। तो इसका आंसर है ये विस्कोसिटी को जो है म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है which type of flow arrangement is। अब आप इस फोटो को देख के बताना है कि इसका फ्लो कैसा है, किस टाइप का फ्लो है। ये देखिए, फ्लूइड आया इधर जा रहा है और ये दूसरा फ्लूइड भी इधर से जा रहा है, देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है।
ये हीट एक्सचेंजर के बारे में तो मैं कंप्लीटली 3 वीडियो बनाया हूँ हीट एक्सचेंजर पे, ये सब बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो आप वीडियो नीचे जा करके आप देख लीजिए। हीट एक्सचेंजर के बारे में मैं 3 वीडियो कंप्लीट बनाया हूँ, और उस 3 वीडियो को देखने के बाद हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो उसमें यहाँ पे मैं चर्चा किया हूँ, ये देख लीजिए, वहाँ पे बताया हूँ कि दोनों जो है सो सेम डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, तो ये हो जाएगा वहाँ पे कौन सा फ्लो, आपके माइंड में आ गया होगा। फिर भी ऑप्शन चर्चा करते हैं, काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो या रीजनरेटर फ्लो या सिलेंटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैरेलल फ्लो। इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो है, ठीक है। और काउंटर फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। रेफ्रिजरेटर इसमें से किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 डिस्पर्सन और ऑप्शन 4 इवेपोरेशन। तो उसका जो राइट आंसर है इवेपोरेशन। रेफ्रिजरेटर जो है इवेपोरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसी में आपको जैसे, खैर वो दूसरा क्वेश्चन है, वो नहीं, छोड़िए, आरओ वाला हटाइए। चलते हैं, आएगा क्वेश्चन तो उसका चर्चा कर देंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज 0 ऑक्टेन नंबर। इसमें से किसका ऑक्टेन नंबर जो है सो 0 होगा? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन ऑक्टेन। इसमें से एन ऑक्टेन का जो है ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, यहाँ पे सॉरी 0 होगा, ठीक है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेटर फॉर क्रूड ऑयल इज अबाउट। इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेटर का ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 6.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। तो इसका ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, देख लीजिए एक बार। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है और लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल इज पंप्ड बाय डैश पंप। क्रूड ऑयल जो है किस पंप से पंप किया जाता है? ऑप्शन ए गियर पंप, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी स्क्रू पंप, ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका जो राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका राइट आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये क्वेश्चन आप इससे एक पहले भी हो सकता है देखे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन यूज्ड इन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्केप्टन। मर्केप्टन्स के रिमूवल में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मर्केप्टन्स को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम प्लम्बाइड, ऑप्शन सी क्यूप्रस क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम आइसोब्यूटाइरेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम प्लम्बाइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक्स इन। अगर एरोमेटिक प्रेजेंट हो उसके वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए डीजल इंक्रीज इट्स सीटेन नंबर, ऑप्शन बी केरोसिन इंक्रीज इट्स स्मोक पॉइंट, ऑप्शन सी पेट्रोल इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर एरोमेटिक ज्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंक्रीजेस इट्स ऑक्टेन नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, ठीक है। क्योंकि सीटेन नंबर बढ़ने के लिए जो है डीजल में एरोमेटिक जितना ज्यादा होगा सीटेन नंबर उतना कम हो जाएगा, नहीं उसमें पैराफिन ज्यादा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो सीटेन नंबर ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है ना। तो चलते हैं। और हाँ,
और केरोसिन में क्या है कि एरोमेटिक जितना ज़्यादा होगा स्मोक पॉइंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, कई बार लोग क्या करते हैं, ओपी गुप्ता पढ़ के जाते हैं, उसमें आदत बना रहता है कि ऑल ऑफ एबव मिलेगा मार देना है, ठीक है। वहाँ पे सावधान रहना है, ऑल ऑफ एबव देख के ललचाना नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल इंक्रीजेज ऑक्टेन नंबर, एरोमेटिक जितना ज्यादा होता है ऑक्टेन नंबर जो है सो पेट्रोल का उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारा चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसा ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता रहूं। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले दिन।